अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पिछले गुज़श्ता एक हफ़्ते से जो बहस है हमारे सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे जो है वो छाई हुई है, वो है मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी। और अब जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो लाहौर हाई कोर्ट में बयान अल्फ़ी दिया था वो, और जो मियाँ शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट में बयान अल्फ़ी दिया था, उसको लेके के जो है वो एक नई बहस जो है वो शुरू हो गई है कि ये तो एफिडेविट जो है वो इस कदर टेक्निकल हैं कि इनकी बुनियाद पे अगर कोई नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाहे तो वो नहीं हो सकती। तो मैं आपको याद दिलाता चला हूँ कि पिछली जो मेरी वीडियो है मैंने उसमें आपको कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो होम्योपैथिक प्रोसीडिंग थी। उसमें इतने चौर दरवाजे थे कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अब लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर है। अगर लाहौर हाई कोर्ट चाहे मियाँ साहब की वापसी का ऑर्डर करना तो उसके लिए वो ऑर्डर कर भी सकती है। वो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी जो है वो प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई दूसरा फ़र्द जो है उन डॉक्यूमेंट्स उस एफिडेविट्स की बुनियाद पर किसी दूसरे फोरम पे शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करना चाहे तो वो नहीं हो सकती। लेकिन अब इस वक्त जो मुख्तलिफ दानश्वर जो है वो जो तज़िया अपना पेश कर रहे हैं उसमें वो जो असल बात है वो नहीं बता रहे आवाम को ना। और वो इस वजह से नहीं बता रहे कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जितने भी ये शाम को 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक दानश्वर मुख्तलिफ चैनल्स पे आपको मिलते हैं, ये सब किसी न किसी सियासी ख़ानदान या सियासी शख्सियत के साथ इनका ज़ाती तल्लुक़ है, दोस्ती हैं, यारियाँ हैं, उसकी वजह से ये पूरी बात नहीं बताते। आप मेरी गुज़श्ता वीडियो को सुन लें, उसमें जो रीज़न्स मैंने आपको बताई थी वही असल वजह है। और उसी वजह से ही आप देखें कि फैटअप का मामले पे जो कि कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का था और एक दूसरा बिल था, सेनेट ने जो रिजेक्ट किए। अब अगर तो ये ऑन मेरिट, यानी कि अपोजिशन कहती है कि बिल बिल्कुल जो है वो कानूनी तौर पे इस काबिल नहीं है कि इनको पास किया जाए। अब अपोजिशन क्या कहती है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट जो आप लेके आ रहे हैं उनमें आप एक तो नैब को निकाल दें, दूसरा आप जो इन्वेस्टिगेशन अदारे हैं उनके ऊपर आप पाबंदी लगाएं कि जब तक वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी ना हो उस वक्त तक वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, तो अगर आप अपना जो है वो सीआरपीसी को उठाएं तो सीआरपीसी जो है यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है जो पिछले 150 साल से हमारे बरसगीर में लागू है, पाकिस्तान में भी वही कानून है, इंडिया में भी वही कानून है, बरतानिया में भी वही कानून है, पिछले 150 साल से लागू है। उसमें सीआरपीसी की बैक साइड पे एक कॉलम दिया गया है, एक शेड्यूल दिया गया है। उस शेड्यूल के अंदर बताया गया है कि कौन से ऑफेंसेस हैं जो बेलेबल हैं, जो नॉन बेलेबल हैं, कौन से ऑफेंसेस हैं जिनमें पुलिस जो है वो विदाउट वारंट जो है वो अरेस्ट कर सकती है और उनकी ट्रायल कोड कौन सी है। ये सारी चीज़ें उस शेड्यूल में बताई गई हैं। तो पीपीसी के तकरीबन 95% जो ऑफेंसेस हैं वो सारे जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनमें विदाउट वारंट आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो अगर विदाउट वारंट अरेस्ट जो है वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है और अगेंस्ट द फंडामेंटल लॉ है तो फिर सबसे पहले तो ये सीआरपीसी को चेंज होना चाहिए जो पिछले 150 साल से लागू है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, यही सीआरपीसी जो है जो अंग्रेज़ ने हमें दी थी, यही सीआरपीसी बरतानिया में लागू है, यही इंडिया में लागू है और यही हमारे यहाँ लागू है। तो सबसे पहले तो आप इसे चेंज करें कि कोई आम पाकिस्तान जो, क्योंकि देखिए आइन जो है वो तमाम शहरियों को बराबर का हकूक देता है। ये नहीं कि जो असम्बली में बैठे लोग हैं वो अपने लिए कानून में आसानी पैदा कर लें और आम शख्स जो है वो भुगता भी रहे सब कुछ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ मसला इतना है कि माजी में जब भी कहीं को इस तरह की अहम कानून साजी हुई है तो लोगों ने बारगेनिंग की और उनके साथ बारगेनिंग की गई। हाल ही में जो आपके हमारे सामने मिसाल है वो 18 अमेंडमेंट की है। जब 18वीं तरमीम आनी थी तो क्या बारगेनिंग हुई थी, नून लीग वालों ने 2 शराइत रखी थी पीपल पार्टी के सामने
कि आप एक तो जो 62-63 को आप डिलीट करना चाह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, आप वो नहीं करेंगे, और दूसरे नंबर पे जो तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने पे पाबंदी है आइन में, वो आप ख़त्म कर देंगे। एक नया निज़ाम हुकूमत इस मुल्क में राइज किया जा रहा था, उसको नहीं डिस्कस किया गया, और उस 18वीं तरमीम की वजह से आज अमली तौर पे जो वफाक है वो कमज़ोर हो चुका है। और पूरी दुनिया इस बात की शाहिद है, इस बात को जानती है कि कोई किसी भी रियासत की जो ताकत है वो उसका जो सेंटर है, जो वफाक है, उसकी ताकत से, उसके इख्तियारात से उसको जांचा जाता है। अगर जितना वफाक सेंटर जो है वो पावरफुल होगा, कहा जाएगा वो रियासत उतनी ज़्यादा मजबूत और बा इख्तियार है। 18वीं तरमीम के बाद हमारा वफाक जो है वो तो नहायत कमज़ोर हो गया है। एक तरह से आपने जो फेडरेशन है उसको ख़त्म कर दिया है। अब ये बराए नाम वफाक है, वज़ीर आज़म का ओहदा बराए नाम है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और सिर्फ मसला इतना है कि नून लीग वाले, नवाज शरीफ ग्रुप ये चाहता है कि उनको 2023 के इलेक्शन में हिस्सा दिया जाए, नवाज शरीफ की सज़ाएँ ख़त्म कर दी जाए, मरीम नवाज़ की सज़ाएँ ख़त्म कर दी जाए। सिर्फ ये एक नुक्ता है जिसके ऊपर ब्लैकमेलिंग हो रही है और हुकूमत पे प्रेशर आ रहा है। जबकि अब होगा ये कि जॉइंट सेशन आएगा नेक्स्ट वीक में, ये बिल पास हो जाएंगे। अब जब ये बिल पास हो जाएंगे तो ये अपोजिशन के लिए मज़ीद जो है वो परेशानी का बाइस होगा। आप देखें कि अगर ये अपोजिशन की फतह थी तो बिलावल भुट्टो का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, शहबाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि देखा हमने हुकूमत को जो है वो नाको चने चबा दिए, हमने कानून साजी नहीं होने दी। ना बिलावल का कोई स्टेटमेंट आया, ना शहबाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट आया, जिसका मतलब ये है कि बिलावल भी परेशान है, शहबाज शरीफ भी परेशान है कि हम लोग कर क्या बैठे हैं। और मैं ये सिर्फ मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ की ख्वाहिश है कि मार्च 2021 से पहले पहले ये हुकूमत ख़त्म हो जाए और नए मुल्क में इलेक्शन हो। अब ये हुकूमत कैसे ख़त्म हो सकती है? पहला ऑप्शन ये है कि हुकूमत के तमाम तहादी जो है उसको छोड़ जाए और हुकूमत के पास जो है वो नंबर कम हो जाए, सादा अक्सरियत भी उसके पास ना रहे, 171 का नंबर भी उसके पास ना हो, तो तब ये हुकूमत घर जाएगी। तो ना MQM छोड़ सकती है हुकूमत को, ना काफ लीग छोड़ सकती है, ना GDA छोड़ सकती है हुकूमत को, और ना ही जो जमाल कमाल साहब की पार्टी है वो छोड़ सकती है, क्योंकि उसकी बलूचिस्तान में हुकूमत है। दूसरे नंबर पे आ जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मुल्क में एक ऐसी तहरीक चलाएं, इतनी जानदार तहरीक चलाएं हुकूमत मुखालिफ, कि पूरा जो निज़ाम है वो फ्रीज़ हो जाए। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसी तहरीक ही अपोजिशन चला नहीं सकती। तो फिर होगा क्या? होगा ये कि मार्च 2021 तक ये सूरत ऐसी ही रहेगी, ऐसी ही चलेगी, अनलेस कि नवाशी साहब जो है, जो डील करके वो मुल्क से बाहर गए थे, वो उसी डील पे अगर वापस आ जाते हैं तो हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे, सूरत बेहतर हो जाएगी। अदरवाइज़ आप देखेंगे कि उनके लिए जो परेशानी है वो बढ़ती जाएगी। मैंने साबिक़ा वीडियो में भी आपको कहा था कि 1 सितंबर की डेट बड़ी अहम है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखेंगे, हुकूमत के लिए परेशानी है, पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के लिए कोई परेशानी नहीं, पार्लियामेंट के बाहर हुकूमत के लिए परेशानी है। महंगाई का मामला है, रेट ऑफ द गवर्नमेंट हमें नज़र नहीं आती, खीरा अंदोज़ी का मामला है। तो मेरी नज़र में ये जो मसाइल हैं ये जुड़े हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर जो खिचड़ी पकी है उससे, क्योंकि रेट ऑफ द गवर्नमेंट उस वक्त कायम होती है जब गवर्नमेंट बाइख्तियार हो, उसके पास यानी कि वो स्ट्रॉन्ग हो, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो। तो इस वक्त जो हुकूमत है जिसके बारे में ये नज़र आ रहा है कि ये तो एक कानून साजी भी नहीं कर सकते, और हुकूमत ने फिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ या क्या कहते हैं नाजायज़ मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेना हो तो उसके पीछे एक लीगल बैकअप चाहिए होता है। वो अब सब आप हैरान होंगे कि 10 जो बिल हैं वो पिछले 1.5 साल में सेनेट में से रिजेक्ट हुए हैं, और वो तमाम बिल्स वो हैं कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जिनसे असलाहात आनी थी, मुख्तलिफ अदारों को उससे एम्पावर किया जा रहा था ताकि ये जो कार्टलाइजेशन है मुल्क में इसको कंट्रोल किया जाए। वो 10 बिल थे मुख्तलिफ जो इस नौइयत के, जो सेनेट में रिजेक्ट हुए हैं। तो जब इस तरह जो है वो सियासतदान प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे माफियाज़ को, तो हुकूमत कैसे उन माफिया के ऊपर हाथ डाल सकती है? तो ये मुझे ये लगता है कि जब मार्च 2021 के करीब जैसे जैसे वक्त आता जाएगा और अपोजिशन और वो लोग, उनकी उम्मीद ये ख़त्म होती जाएगी कि अब ये हुकूमत घर नहीं जाएगी, बल्कि ये हुकूमत जो है मार्च 2021 में मजबूत हो जाएगी, हर तरह की कानून साजी कर लेगी। तो फिर ये जो माफिया है
ये भी अपना रवैया दुरुस्त कर लेगा और ये आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये मामला खुद ब खुद जो है वो आसान से आसान तर होते चले जाएंगे। और आखिर पे दुआ करें कि जिस तरह हमारे सियासतदान वो लोग जो इस मुल्क में इक़्तिदार में रहे वो अपने ज़ाती मफाद के ऊपर जिस तरह की सियासत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।